4 तारीख को जो पीएम नरेंद्र मोदी की रैली थी उसमें एक युवक से पीएम नरेंद्र मोदी मिले थे जो फोटो को लेकर जिस तरीके से बवाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और वो ये कहते हैं कि इस शख्स ने पीएम नरेंद्र मोदी के कान में ये कहा कि हम एनपीआर और एनआरसी के पेपर नहीं दिखाएंगे। क्यों मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? देखो, मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी आज भारत की राजनीति में बिल्कुल पिछड़ से गए हैं। तर्कहीन बातें करते हैं, तर्क उनके पास है नहीं। अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं। बैरिस्टर होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बात को, और आपको ये समझने की ज़रूरत है और भारत के लोग भी ये समझ रहे हैं कि आप राजनीति करते हैं, राजनीति करने के लिए हैं। आप हर चीज़ में धर्म को क्यों लेके आते हैं ये समझ से परे है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप जब सामने आते हैं कैमरे के तो आप कुरान को हवाला देते हैं और सूरह फातिहा पढ़ते हैं। लेकिन मैं हिंदुस्तान का, मैं भी मुसलमान हूं और मैं हिंदुस्तान के मौजूदा सरकार के जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी, और जो उन्होंने 2014 के बाद जो काम किए हैं उसका मैं कायल हूं और उनका प्रशंसक बना, और उनके बारे में बात इसलिए करता हूं कि जो वो कहते हैं वो ज़मीन तक उतारते हैं। उनका मूल मंत्र सबका साथ, विकास और विश्वास अगर वो कहते हैं तो ज़मीन पे उतारते हैं। आपकी तरह नहीं कि आप सरेआम तो सूरह फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन मैं भी हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, मुझे भी सूरह फातिहा आती है। और मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। इसका मतलब ये नहीं है असदुद्दीन ओवैसी साहब कि मैंने अथॉरिटी ले ली इस्लाम को डिकोड करने के लिए और इस्लाम के बारे में। ये काम हमारे जो रिलीजियस लीडर हैं, या तो आप बता दें कि आप रिलीजियस लीडर हैं या आप सामाजिक लीडर हैं, आप राजनीतिक हैं या रिलीजियस लीडर हैं। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब समझ में आने लगा है। आप राजनीति में रिलीजन को जो मिला के मुसलमानों को एक तरीके से मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे हैं, मुसलमानों को हाशिए पे ले जा रहे हैं, मुसलमानों को सवालों के घेरे में ला रहे हैं। भारत का मुसलमान आपको बहुत करीब से देख रहा है और इस बार आपकी औकात बताएगा, और आपको लोग अब रिजेक्ट करने लगे हैं क्योंकि आप रिलीजन को राजनीति में नहीं ला सकते हैं। भारत का हर मुसलमान, जिस तरीके से मैंने सूरह फातिहा और जितने सूरह हैं, आप आइए, मैं चैलेंज देता हूं, मैं आपके साथ, मैं अपने आप को इस्लाम का बहुत बड़ा जानकार नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं इस्लाम का जानकार जो भारत के हमारे उलेमा हैं, मुफ्ती इकराम हैं, मौलवी हजरात हैं, रिलीजियस लीडर हैं, मैं उनको मानता हूं। आप अपने आप को, क्योंकि आपके जो मानने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप अगर राजनीति में रिलीजन को लाएंगे तो आपका कद बड़ा होगा और आप बड़े नेता बन जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी, ये आपकी भूल है। और आपने जिस तरीके से हिंदुस्तान को दो मुहाने पे खड़ा कर दिया, हिंदुस्तान की खूबसूरती हमेशा से हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की रही है, उस पर जिस तरीके से प्रहार करके आपने मुसलमानों को एक किनारे खड़ा कर दिया, मुसलमानों को आप एक सवाल के घेरे में लाके खड़ा कर देते हैं। भारत का मुसलमान और भारत की 130 करोड़ जनता आपको माफ़ करने वाली नहीं है। आप कभी भी मुसलमानों के हक की बात नहीं करते, आप मुसलमानों के एजुकेशन पे आप चर्चा नहीं करते, उनके स्वास्थ्य की हालत पूरे भारत में इतनी ख़राब है उस पर कभी आप चर्चा नहीं करते, उनकी मदद नहीं करते। एजुकेशन का स्तर डे बाय डे नीचे गिर रहा है, उस पर आप चर्चा नहीं करते। आप उस पर चर्चा नहीं करते जो मौजूदा सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरीके से उनको बड़ा और खड़ा करने के लिए प्रोग्राम्स दिए हैं, उसकी आप कभी बड़ाई नहीं करते, उस पर कोई रिमार्क्स नहीं करते। लेकिन आप रिमार्क्स करते हैं रिलीजन के आधार पे, जिससे मुसलमान कश्मीर से आसाम, गुजरात से कन्याकुमारी तक नाराज़ है। और इस नाराज़गी का असर है कि आप जैसे लीडरों का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। हमें भारत के अंदर सुकून चाहिए, हमें भारत के अंदर शांति चाहिए, हमें भारत के अंदर हमारे जो लीडर हैं, जो भारत के नहीं विश्व के लीडर हैं, नरेंद्र मोदी, उनका जो सबका साथ, विकास और विश्वास का मूल मंत्र है, हम उसके साथ रहना चाहते हैं, हम उनके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल
वो सही कर रहे हैं। हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल में के लिए जिस तरीके के, चाहे वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के कार्यक्रम हो, चाहे वो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के कार्यक्रम हो, या तमाम मंत्रालयों में कार्यक्रम हो, उसमें कभी किसी तरह की कोई इस तरह के बायस्ड होकर कोई नीति नहीं बनाई गई है कि अगर ये ख़ास समुदाय, ख़ास रिलीजन के हैं तो उनको अलग कर दिया जाए और उनको अलग करके इस स्कीम का फ़ायदा मेजॉरिटी को जाए। ऐसा नहीं है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जाते हैं तो 30 से 40% घर जो है मुस्लिम समाज के गरीब तबके के रहने वाले लोगों को मिलते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत अगर गैस सिलेंडर भारत में इस सरकार हमारी बहनों को देती है तो उसमें 30 से 40% से ज़्यादा मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई बहनों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया जाता है। ये है इस सरकार के काम करने का तरीका। असदुद्दीन ओवैसी, अब भी बाज आ जाइए, नहीं तो भारत के हर घर से मुसलमान निकलेगा, आपकी मुखालफत करेगा और आपको हैदराबाद तक आप सीमित हैं और उसी चार मीनार का जो इलाका है वहीं तक फिर से आप सीमित हो जाएंगे। नफ़रत की राजनीति अब ये भारत नहीं चाहता है। यहाँ पे मोहब्बत से लोग रहना चाहते हैं, यहाँ शांति के पक्षधर हैं, यहाँ आपस में भाईचारा की बात होती है, यहाँ पे ईद, दिवाली, होली एक साथ मनाई जाती है। हम उस परंपरा, उस संस्कृति के मानने और जानने वाले लोग हैं। आपकी तरह नहीं कि आप रिलीजन के आधार पर राजनीति को तो बांट ही रहे थे, राजनीति को तो आप खराब कर ही रहे हैं, अब आप समाज के अंदर भी जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि असदुद्दीन ओवैसी को पूरे भारत में इस तरह की बातों को लेकर बाइकआउट किया जाए और एक सवाल किया जाए, या तो आप राजनेता बनिए, या तो आप राजनीति करिए, या आप धर्म के आधार पे अगर राजनीति को धर्म से जोड़ेंगे तो आपको राजनीति छोड़ के धार्मिक नेता बन जाना चाहिए। आप भी कोई मौलाना और मुफ्ती बन जाइए और आप धर्म के आधार की राजनीति, जो शरिया, जो फ़क़ह, जो हमारा हदीस, जो हमारा कुरान, जो हमारे तमाम रिलीजियस लीडर जो बात करते हैं, उस आधार पे बात करिए। आप भारत के मुसलमानों के साथ अब ये खिलवाड़ करना बंद करिए और चैलेंज देता हूँ आपको कि जितनी सूरह फातिहा और जितने सूरह हमारे कुरान में आए हैं, और मैं आपके साथ 1 to 1, मैंने आपसे नेशनल मीडिया के थ्रू भी जब सवाल किया था तो आपका जवाब नहीं आया था। आपने उस वक्त भी मजाक उड़ाने की कोशिश करी थी और मैं फिर से दोबारा चैलेंज कर रहा हूँ कि 1 to 1 मुझसे डिबेट करिए। चाहे वो आप रिलीजन को लेकर डिबेट करिए, आप कुरान पे बहस करिए, हदीस पे बहस करिए, शरा पे बहस करिए, आप फ़क़ह पे बहस करिए और इस्लामिक कानून पे बहस करिए। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि सबसे पहले सारी चीज़ों के बहस से पहले हम हिंदुस्तानी होके हिंदुस्तान के रीति रिवाज पे बहस करेंगे, हिंदुस्तान के संस्कृति पे बहस करेंगे, हिंदुस्तान के कानून के बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे बहस करेंगे। तो आप भाग जाएंगे। आप मुझ जैसे सामाजिक कारकुन को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि हम आपसे तर्क के साथ सवाल करते हैं, तर्कहीन बातें नहीं करते। सर, यहाँ पर ये भी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी यहीं पर नहीं रखे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोगों ने पूछा तो उस व्यक्ति ने ये भी कहा कि हम 3 तलाक से खुश नहीं हैं। बार बार 3 तलाक को लेकर क्यों असदुद्दीन ओवैसी को इस तरीके से खींच दिखाई देती है इनके ऊपर? देखिए, जो बंगाल में मामला आया है उस लड़के ने असदुद्दीन ओवैसी पे तमाचा मारा है, उसके बयान आ गए हैं, तमाम नेशनल मीडिया पे डिबेट करी है और उसने असदुद्दीन ओवैसी को कह दिया है कि उन्होंने क्या कहा था मोदी जी के कान में, क्या सवाल कहा था। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, नीची गिरी हुई राजनीति नहीं करता हूँ। उस लड़के ने असदुद्दीन ओवैसी को राजनीति बता दी है कि राजनीति मत करिए। ये आपका हक नहीं है कि आप ही सिर्फ टीवी पे छाए रहेंगे, आप ही टीवी पे बोलते रहेंगे और जो गरीब मुसलमान है भारत का उसको आप अपना ग़ुलाम बना के रखेंगे। आज के डेट ये हिंदुस्तान स्वतंत्र हिंदुस्तान है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भारत का नाम आता है। यहाँ पे कोई किसी को ग़ुलाम बना के नहीं रख सकता। लेकिन आपने जो अब तक की राजनीति करी है उसमें आपका इरादा है भारत के मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाना। लेकिन भारत के जो नौजवान मुसलमान हैं वो आपके ग़ुलाम नहीं हो सकते। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो बार बार आप दुहाई देते हैं संविधान की, कानून की, आईन की, दस्तूर की, उस दस्तूर को जानते हैं और उनको अपने हक के बारे में मालूम है। उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें मालूम है कि भारत के मुखिया जो है नरेंद्र मोदी वो उनके लिए क्या सोचते हैं और क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, ये जो आप मिमिक्री करते हैं, इससे मुसलमानों को आप रुस्वा कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनको आप और ज़ीरो कर रहे हैं। और मैं भारत के मुसलमानों से अपील करूँगा कि आप
पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से गुवाहाटी तक आप इनका विरोध करिए। इनके विरोध का एक ही तरीका हो सकता है, संविधान के हक के दायरे में रखते हुए, संविधान ने जो ताकत दी है उसके दायरे में रखते हुए इनका बाइकआउट करिए। और जब ये इस तरह के उलूल जुलूल भाषण दें तो आप इनके खिलाफ FIR दर्ज कराइए। बंगाल में जिस तरीके से इलेक्शन चल रहे हैं उसी को लेकर चाहे ममता बनर्जी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। पर आज जो सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप जो वायरल हो रहा है, जो क्लब हाउस का है और जो अभी तक ये कह रहे थे प्रशांत किशोर के भाजपा के ज़्यादा वोट नहीं आएंगे बंगाल में, आज वही इस तरीके की बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि PM नरेंद्र मोदी भी उतने ही फेमस हैं जितने की ममता बनर्जी फेमस है। और उन्होंने अपने इन बयानों के साथ जो बातें थी उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि 20 सालों से वेस्ट बंगाल में मुसलमानों के साथ सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण हुआ है। देखो, ये एक संगठित ग्रुप है पत्रकारों का भारत में, जिसके पास कोई काम नहीं रह गया है, जिसके पास सिर्फ मोदी जी के खिलाफ एक संगठित सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रच के, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है, वो लिखते हैं या किसी चैनल पे बोलते हैं तो उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जाए। वो देख रहे हैं कि पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से भारत का सर ऊंचा किया है, भारत को विश्व के पटल पे किस तरीके से वो आगे लेके जा रहे हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। वो उस तरह की राजनीति में ज़माना नहीं रहा जब आपको प्लेन के अंदर आपको बाकायदगी से उनको रिज़र्व करके यहाँ के नेतागण उन्हें विदेश ले जाते थे। वो 6 साल से बंद हैं, उनके पर्क्स इस तरह के बंद हैं। वो बैठ के स्टूडियो में ये तय करते थे कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसको लोकसभा का टिकट मिलेगा, किसे राज्यसभा का टिकट मिलेगा। उन पत्रकारों की उस तरह की पत्रकारिता अब ख़त्म हो चुकी है। तो वो जो उनके अंदर एक खींच है, नाराज़गी है, आज उसका क्लब हाउस में सबको सामने देखने को मिला है कि किस तरीके से प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार हैं ममता बनर्जी के, वो बैकफुट पे हैं। और उनका इस बात को एहसास हो गया है कि बंगाल में इस वक्त का चुनाव एक तरफा है। सोनार बांग्ला की जो सोच है लोगों की, जनमानस जो बंगाल के जनमानस के अंदर, वो सोनार बांग्ला की सोच दिख रही है ज़मीन पे। जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जिस तरीके से लोग घरों से निकल के, और ख़ास करके जो हमारी मातृत्व शक्ति हैं, जो महिलाएं हैं, वो जितनी लंबी लंबी लाइन उन्होंने लगा रखी है, वोटिंग डाल रही हैं, उससे एहसास हो चुका है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो प्रशांत किशोर का तो आपको भी बयान याद है, 3 डिजिट में भारतीय जनता पार्टी आती है तो मैं अपने आप को सोशल मीडिया से, सामाजिक लाइफ से अलग कर लूँगा। तो वो उनको दिखाई दे रहा है। और इससे पहले वो बंगाल में करिश्मा कुछ कर पाते, दिख रहा है कि उनका जो किला है वो ढह चुका है, उसमें वो ख़त्म हो रहे हैं। तो वो पंजाब पहले ही भाग चुके हैं। और जो एक पूरा का पूरा ग्रुप है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, कि जो वो क्लब हाउस के सारे पत्रकार, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सब जानते हो उन्हें, कि वो किस तरीके से मोदी जी से नफ़रत करते हैं। उस नफ़रत का में भी उन्हें मोदी जी को हिलाने में एहसास हो जाएगा कि वो नफ़रत करने वाले भी लोग ये कह रहे हैं कि पूरे बंगाल के लोग नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। बंगाल की SC ST लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, मतुआ समाज हो, हिंदू समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, सिख समाज हो, सबके बीच में मोदी जी का नाम अपने आप में इतना प्रचलित है, इतना प्यार दे रहे हैं लोग। और उसका दिख रहा है कि एक एक रैली, एक एक महासभा में लाखों लोग दिखाई दे रहे हैं। तो बंगाल में ममता दीदी जा रही हैं, 2 मई ममता दीदी गई। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने मान लिया है। चलो अच्छा है कि पहले ही अगर उन्हें इस बात की समझ आ रही है कि 2 मई से पहले ये लोग समझ गए, तो ये पूरे भारत में, क्योंकि जो काम करने का तरीका है, जो काम मोदी जी ने अब तक किया है, और तमाम राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे मोदी जी ने जिस तरीके से काम किया है, उसका असर बंगाल में दिखेगा। और बंगाल के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि बदलाव के हम उस मुहाने पे खड़े हैं, तो उसका वो हिस्सा बने, और उसका हिस्सा बनते हुए बंगाल को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। बंगाल की जनता, मैं उन सबको नमन करूंगा। और 2 मई से पहले फिर मिलेंगे, 2 मई के बाद भी मिलेंगे, बंगाल की जीत को सेलिब्रेट करेंगे। धन्यवाद सर।